आपने भस्मासुर की कहानी सुनी होगी, जिसने दुनिया भर में बेकसूरों को मारा, वो अपनी ही मौत का कारण खुद बन गया। ये कहानी पाकिस्तान में दोहराई जा रही है। जिस पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए बेकसूरों का खून बहाया, वो परेशान है। उसकी परेशानी की वजह है उसी का बनाया एक आतंकी। ये रिपोर्ट देखिए और बजा दीजिए आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान की जोरदार घंटी। ये चिनार है जम्मू कश्मीर की पहचान। कहते हैं जब पत्ते लाल हो जाते हैं तो कश्मीर दहकता हुआ दिखता है। जाकिर मूसा जम्मू कश्मीर में अलकायदा का कमांडर, जो आईएसआईएस की तरह आतंक फैलाना चाहता है। सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ, जो घाटी में अलकायदा की एंट्री से परेशान है। नवाज शरीफ भ्रष्टाचार की वजह से कुर्सी गई, पाकिस्तान में सेना की मजबूती का कारण। डोकलाम में दादागिरी न कर पाने से बौखलाया, जम्मू कश्मीर में घुसने की धमकी देने पर उतरा। ये वो चार दानव है जिनका खतरा जम्मू कश्मीर पर मंडरा रहा है। चार मुंह वाला ये दानव कैसे शांति को खत्म करने का प्लान बना रहा है और कैसे इन दानवों का भारतीय सेना संहार करेगी, आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात जाकिर मूसा की। ये जाकिर मूसा है, वो आतंकी संगठन जो जम्मू कश्मीर को इराक और सीरिया बनाना चाहता है। जाकिर मूसा आईएसआईएस की तरह इस्लाम के नाम पर खून खराबा करना चाहता है। अपने इसी प्लान के तहत वो जम्मू कश्मीर में अलकायदा का कमांडर बन गया है। अलकायदा के प्रोपेगेंडा विंग ग्लोबल इस्लामिक मीडिया फाउंडेशन ने सोशल मीडिया पर इसका बाकायदा ऐलान किया। जिस आतंकी संगठन की कमान जाकिर मूसा के हाथ में होगी, उसका नाम है अंसार गजवात उल हिंद। अपने बयान में अलकायदा ने लिखा है, मुजाहिद बुरहान वानी की शहादत के बाद कश्मीर में जिहाद उत्तेजना के स्तर तक पहुंच गया है। जैसा कि कश्मीर का मुस्लिम जिहाद का झंडा ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, इस लक्ष्य के लिए शहीद बुरहान वानी के साथियों ने मुजाहिद जाकिर मूसा के नेतृत्व के तहत जिहाद के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि जाकिर मूसा जम्मू कश्मीर में आईएसआईएस की तर्ज पर आगे बढ़ना चाहता है। अलकायदा के साथ मिलने से उसका और भी खतरनाक होना तय है। जाकिर मूसा हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी का साथी था। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद उसे ही हिजबुल मुजाहिदीन की कमान सौंपी गई थी, लेकिन मतभेद के चलते उसे कुछ समय बाद ही हिजबुल मुजाहिदीन से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद से ही वो रोजगार और ठिकाने की तलाश में था और ये तलाश जाकर खत्म हुई अलकायदा पर। अब सवाल ये है कि क्या जाकिर मूसा कश्मीर में इस्लाम के नाम पर खून खराबा कर सकता है? क्या उसमें इतनी ताकत है? और क्या घाटी में अलकायदा की एंट्री भारत के लिए खतरनाक है? इन सवालों का जवाब हमने जानकारों से पूछा। तो अलकायदा और आईएसआईएस की तरफ जा रहा है और वो शायद इनका गेम प्लान भी समझ गया है। चाहे हिजबुल मुजाहिदीन का, चाहे एलटीटी का है, उनका मुद्दा कुछ और है। उनका मुद्दा कश्मीर नहीं है, उनका मुद्दा पाकिस्तान है। पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्यों कश्मीर को हथियाना चाहता है? पाकिस्तान में पनाह क्यों दी है? पैसा क्यों दिया जा रहा है? आईएसआई क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि बड़ी गेम प्लान है कि हम कश्मीर को हथिया लें किसी भी तरीके से। मूसा एक बच्चा है 22-23 साल का, उसको साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि जो कश्मीर में माहौल है वो इराक और सीरिया में नहीं है। वहाँ वैक्यूम था,
जिसके माध्यम से वो इस्लामिक स्टेट को खड़ा कर सके। यहाँ किसी प्रकार का कोई वैक्यूम नहीं। यहाँ के अवाम उस माफिक के इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करते, इस्लामिक स्टेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शरिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ हिंदुस्तान की फौज बड़ी मजबूत है, सिक्योरिटी सिस्टम बड़ी मजबूत है, इंटेलिजेंस बड़ा मजबूत है। उसके सिर के ऊपर 10 लाख का पहले ही इनाम रखा गया है। ये अनाउंस करने से मुझे साफ तौर पे लगता है वो कुछ ही हफ्तों का, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही हफ्तों का मेहमान है। अलकायदा सबसे पुरानी और सबसे मजबूत आतंकवादी संस्था है। अगर उन्होंने ऐलान किया है कि वो J&K में अपनी एक विंग शुरू करेंगे, तो हमारी जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसमें जाहिर है कहीं ना कहीं सेटबैक होगा और वो लड़ाई और मजबूत हमें करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये कोई बड़े अचानक बात हुई है। ISI जो पहले वो भी अलकायदा का हिस्सा थे, उन्होंने पहले ऐलान किया था। हमें तो और सतर्क रहना पड़ेगा और हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक और नया एलिमेंट जिसकी पहले भी आशंका थी, वो भी अगर विंग खोलने जा रहा तो शायद हमें और मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे दोस्त दुश्मन के हाथ में खेल कर कौम और क़यादत की यकसुई में खिलल डाल कर रखना पैदा करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम उन पर वाजह करते हैं इन हरकत से उनको फायदा नहीं मिलेगा। ये डरे हुए हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन है, जिसे अपने बनाए हुए भस्मासुर से डर लग रहा है। ऐसे में वो अपनी खींच भारत पर निकाल रहा है। आज शरीयत और शहादत के नाम पर हुर्रियत पसंद अवाम को मिसगाइड करना, उनके सफों में कंफ्यूजन पैदा करना, यह दुश्मन के मकासद की आबियारी करने के मुतरादिफ है। सैयद सलाउद्दीन जिसे भारत की चाल बता रहा है, दरअसल वो उसकी कमजोरी को दिखाता है, क्योंकि हिजबुल को लगता है कि अगर जाकिर मूसा ने इस्लाम के नाम पर कश्मीर के नौजवानों को अपने पाले में कर लिया तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो सारा दोष भारत पर डालने में लगा है। तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर का कोई आलमी एजेंडा नहीं है। किसी आलमी तंजीम, वो दाइश हो या अलकायदा हो या और कोई दूसरी तीसरी तंजीम, जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर न उसके लिए कोई गुंजाइश है, न उसकी कोई जरूरत है। भारतीय साम्राज्य अब ये आखिरी हरबा आजमाना चाहता है। वो दाइश जैसी तंजीम को अपने जरखरीद लोगों के जरिए जम्मू कश्मीर में लॉन्च करके उसी तरह खून खराबे का खेल और मुजाहिदीन का तोड़ करना चाहता है। फलस्तीन में, इराक में, लीबिया में, तुर्की में और अफगानिस्तान में निहत्ते मुसलमानों के बेदर्दी से खून बहाया है। कहीं भी साम्राज्यी ताकतों के मफाद के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं की है। जहां भी आप देखेंगे तो वहां मुसलमानों का खून बहाया है। अब सवाल यह है कि जिस सलाउद्दीन ने जाकिर मूसा को हथियार चलाना सिखाया हो, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम क्यों है? सलाउद्दीन ही नहीं, पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद हो या फिर मौलाना मसूद अजहर, हर किसी को सांप सूंघ गया है। आखिर घाटी में अलकायदा की एंट्री का पाकिस्तान समर्थक आतंकी संगठनों पर क्या असर होगा? इस सवाल का जवाब हमने जानकार से पूछा। आपने किसी एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर नाम से पाला है और इस तरह के आतंकवादी ग्रुपों में ज्यादातर लड़ाई होती है वर्चस्व की, एक दूसरे के ऊपर सुपीरियरिटी की, और जो पहले से ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे थे उनको ये लगेगा कि ये हमारे नई जो एलिमेंट्स आए हैं ये हमसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, तो जरूर इनमें राइवलरी पैदा होगी और ये एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। दरअसल पाकिस्तान समर्थक आतंकी संगठनों को डर है कि अलकायदा की एंट्री से उन्हें बहुत नुकसान होगा। अब तक ये आतंकी संगठन आजादी के नाम पर आतंकवाद फैलाते थे, लेकिन घाटी में अलकायदा की एंट्री से ये बात साबित हो जाएगी
कि जम्मू कश्मीर में जो हिंसा हो रही है वो कुछ और नहीं बल्कि आतंकवाद ही है। ऐसा होने पर पाकिस्तान में फल फूल रहे इन आतंकी संगठनों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ जाएगा। लेकिन अलकायदा की एंट्री से भारत को भी चौकन्ना होने की जरूरत है, क्योंकि ISIS ने भले ही इसकी जगह ले ली हो, लेकिन आतंकवाद फैलाने में इसकी विशेषज्ञता कम नहीं हुई है। ऐसे में जाकिर मूसा से भारतीय सेना को भी चौकन्ना रहना होगा। पाक समर्थित आतंकी संगठन ही नहीं, हुर्रियत के नेता भी जाकिर मूसा से खफा हैं। हुर्रियत नेताओं ने साफ कर दिया है कि कश्मीर में ISIS और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की कोई जगह नहीं है। आपको यहाँ पर यह भी याद दिला दें कि कुछ समय पहले ही जाकिर मूसा ने हुर्रियत नेताओं को मारने की धमकी दी थी। उसके बाद ही उसे हिजबुल मुजाहिदीन से बाहर कर दिया गया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार की वजह से सत्ता गंवानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से 5 रुकनी लार्जर बेंच के जजेस की जानिब से ये फैसला सुना दिया गया है कि वजीर आजम नवाज शरीफ नाअहल हो गए हैं। बहुत अहम होगा देखना कि अदालत ने किन ग्राउंड्स पर यह फैसला दिया है। पहले फैसला आया था 2-3, यानी कि 2 जजेस ने मियां नवाज शरीफ साहब को डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई किया था, 3 ने JIT का बनाई थी। और JIT के फैसले के बाद, JIT बनने के बाद तमाम के तमाम जजेस इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मियां नवाज शरीफ अहल नहीं रहे, मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के अहल नहीं रहे, रहने के अहल नहीं रहे और नाअहल करार दे दिए गए हैं। पनामा मामले में 5 जजों ने सर्वसम्मति से नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। अब नवाज शरीफ जीवन में कभी PM नहीं बन पाएंगे। नवाज का जाना पाकिस्तान का भले ही आंतरिक मामला हो, लेकिन लोकतांत्रिक PM का इस तरह बेदखल होने से वहां पहले से ही मजबूत सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत की सुरक्षा से जुड़े इस घटनाक्रम के बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की। लंबे अरसे में भारत के लिए अच्छा होता है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी रूट पकड़े, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ है। नवाज शरीफ जो 3 साल तक सत्ता में रहे थे, 4 साल तक सत्ता में रहे थे, वो कोई ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे। और लंबे अरसे में जब तक डेमोक्रेसी पाकिस्तान में जोड़ नहीं पकड़ेगी, जिसके साथ भारत बातचीत कर सकता है, तो ये तो एक किस्म से सेटबैक है कि ये डेमोक्रेसी फिर डगमगा रही है। हालांकि इमीडिएट कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबे अरसे में पाकिस्तान की आर्मी का दबदबा एक और मजबूत होना भारत के लिए एक अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती कि भारत से रिश्ते में सुधार आए, और पाकिस्तान का अभी और भी उनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, तो जो भी कोई चांसेस थोड़े बहुत थे कि पाकिस्तान से कभी न कभी डायलॉग हो जाएगा, वो चांसेस पीछे हट गए। वैसे ये पाकिस्तान का इतिहास भी रहा है कि जब जब वहाँ सत्ता सेना के हाथ में रही है, तब तब आतंकवाद को खूब बढ़ावा मिला है और भारत पर आतंकी हमले भी बढ़े हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना शुरुआत से ही एक फॉर्मूले पर चलती है। वो फॉर्मूला है भारत विरोध। पाकिस्तान में भारत विरोध की भावनाएं जितनी मजबूत होती हैं, सेना की अहमियत उतनी ही बढ़ती जाती है। ऐसे में एक और लोकतांत्रिक सरकार का कमजोर होना भारत के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। पाकिस्तान को अपना उपनिवेश बना चुके चीन की जम्मू कश्मीर पर बुरी नजर है। यही वजह है कि पाकिस्तान उसे पहले ही अक्साई चीन सौंप चुका है। घाटी पर ड्रैगन की ताज़ा तवज्जो की वजह डोकलाम विवाद है, जिसमें अब उसे मुंह की खानी पड़ी है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत उसे इतनी जोरदार प्रतिक्रिया मिलेगी। ऐसे में वो कभी जंग की धमकी देता है, तो कभी भारत को 1962 की जंग याद दिलाता है। भारत पर दबाव बनाने के लिए वो हर हथकंडा अपना रहा है। जैसे उसने इस पुराने युद्धाभ्यास की तस्वीरों को ताज़ा बताते हुए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी भारत टस से मस नहीं हुआ। बावजूद इसके चीन चाल पर चाल चले जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने गुरुवार को लिखा है कि डोकलाम का मसला चीन भूटान सीमा विवाद है। इसमें भारत को तीसरे पक्ष के रूप में दखल देने का कोई हक नहीं है। अखबार ने आगे लिखा कि अगर नई दिल्ली के हिसाब से उसका यही तर्क है, तो उसके लिए खतरनाक होगा, क्योंकि कश्मीर मसले पर पाकिस्तान कहेगा तो चीन की सेना वहां के विवादित एरिया में घुस जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है।
जाहिर है चीन के इरादे नेक नहीं है, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। ब्रिक्स देशों की बैठक में हिस्सा लेने चीन गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की और साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए। डोभाल का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान के आतंक पर चीन आंखें मूंदे रहता है। ऐसे में क्या वो पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर में घुस सकता है? जानकार से जानिए इस सवाल का जवाब। सीमा जरूर चीन की कश्मीर के साथ मिल रही है, और जैसा कि आपने पता होगा जो पाकिस्तान चीन का आर्थिक गलियारा बन रहा है वो हमारे कश्मीर के साथ से ही जा रहा है। मगर इसमें इतना जरूर है चीन को पता कि यदि वो यहाँ पर चीन कश्मीर में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा तो भविष्य में उसका आर्थिक गलियारा सफल नहीं होगा, क्योंकि इसको पूरे को जो रोड जा रही है, जो कनेक्ट कर रही है उनके सिंगप्यांग प्रांत को गवादर पोर्ट के साथ में, वो हमारे कश्मीर के साथ से गुजर रही है और भारतीय सेना जब चाहे उसमें इंटरफेयर कर सकती है। इसलिए चीन कभी इस तरह की गलती नहीं करेगा। चीन और पाकिस्तान झूठ के वो दो चेहरे हैं जो अगले पल क्या करेंगे कहा नहीं जा सकता। ऐसे में भारत को जरूरत है कि वो अपने इन दो दुश्मनों पर नजर बनाए रखे, बिल्कुल डोकलाम की तरह, जहां उसने चीन को अपनी दादागिरी दिखाने से रोक दिया। दिल्ली से नीरज राजपूत की रिपोर्ट। बिहार की राजनीति पर कल बड़ी रिपोर्ट दिखाकर हमने विचारधारा का अचार बनाने वाले नेताओं की घंटी बजाई थी। इस मुद्दे पर ढेरों वीडियो संदेश हमें मिले हैं। सुनिए देश की जनता की आवाज। जब इनको जनता का मत मिलता है और ये प्रतिनिधि बन जाते हैं, खासकर मुख्यमंत्री जैसे पदों पर आसीन हो जाते हैं, होने के बाद ये जनता का मत बिल्कुल भूल जाते हैं और अपना मत लोगों के बीच में जाहिर करने लगते हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि में लग जाते हैं। भारत के सभी पार्टियों के नेता सत्ता को समर्पित है, नहीं कि देश को और प्रजा को। पहले नेता विचारधारा की दुहाई देकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं और बाद में गले मिल जाते हैं। ये तो जनता के वोट का अपमान है। नीतीश कुमार जी को सिर्फ कुर्सी चाहिए, वो कोई भी दल में चल जाए, बस हमें सिर्फ कुर्सी का चाहिए। सिर्फ उनके कुर्सी की आदत बनी हुई शुरू से दल बदलू नेता हैं। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।